हेलो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज का हमारा क्लास जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले थ्योरी और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी, आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या टीआरई 4, जैसा कि आप सभी को पता होगा, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है और उसमें 46,000 प्लस पोस्ट है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं। ठीक है, हम लोग लाइव आ चुके हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिए। आइए, कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अधिक वर्ग धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिए जाने के कारण उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। कहने का मतलब है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो है धनिक वर्ग द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने की तरहीज दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। इसका तो आपका पहला लाइन क्लियर हुआ। उसके बाद है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लाया। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड का ये जो भू अस्थाई बंदोबस्त ये किसने लाया था। तो ये अस्थाई बंदोबस्त लाया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लाया गया था और लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था, को प्रारंभ किया गया। इसे इस्तमरारी, इसका क्या क्या नाम है सो याद रखिएगा। इसका नाम है इस्तमरारी या जागीरदारी। अस्थाई बंदोबस्त का दो और नाम है। अस्थाई बंदोबस्त का दो और नाम क्या है? इस्तमरारी या जागीरदारी। अस्थाई बंदोबस्त का दो और नाम क्या है? इस्तमरारी या जागीरदारी। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त को कितने नाम से जाना जाता है? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त तो एक मेन चीज हो गया, मेन नाम हो गया। उसके बाद हो गया इस्तमरारी, जागीरदारी या मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में लागू थी। तो कहां कहां लागू था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में भी लागू था। इसके अंतर्गत समूचे भारत के ब्रिटिश भारत कहने का मतलब जिस पर ब्रिटिश का आधिपत्य था, जिस पर ब्रिटिश का अधिकार था। क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। मतलब ब्रिटिश जितना पर अधिकार किया हुआ था उसके भाग का 19% शामिल था। कितना परसेंट? 19% शामिल था, हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार
छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास मुंबई के कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी। अब आता है, देखिए अभी हम जो पढ़े ये था अस्थाई बंदोबस्त। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त से बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या अन्य कोई एग्जाम हो, इससे प्रश्न आता ही है, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए एक बार। चलिए अब हम पढ़ेंगे महालवाड़ी पद्धति क्या था, महालवाड़ी जो व्यवस्था लाया गया था वो क्या था। तो महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषि के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल यानी जागीर का एक भाग था साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि यानी कि सामला तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूक्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। अब आगे औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। और कहता है इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में विभिन्न आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यात पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। कहने का मतलब है अगर कोई भी सामान ब्रिटेन से आया उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अगर यहां से कोई सामान आप ब्रिटेन बेचने जाएंगे उस पर भारी मात्रा में टैक्स लिया जाता था। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि धन के बहिर्गमन या अफवाह देने की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। इसका मतलब क्या था, भारत से इंग्लैंड जा रहे धन का हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड
डेड टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, और इन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वर्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, तथा ऑन द कन्फर्म ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने आपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब जो है दादाभाई नौरोजी ने इन सभी बुकों में इस बात का चर्चा किया है, इन सभी किताबों में इन बात का चर्चा किया है, धन निष्कासन किस तरीके से इंग्लैंड में यहां से धन का निष्कासन हो रहा था, और जो है उसके बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो ये अपने सभी बुक में दादा भाई नौरोजी ने किया है। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया। तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रमेश चंद्र दत्त। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रमेश चंद्र दत्त। तो अगला है, उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया। तो ये जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त ने दत्त यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया, और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों को निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा है, धन का बहिर्गमन है। ठीक है ना? मतलब कह रहा है कि अकाल पड़ने का रीजन क्या था? कि यहां से धन का निष्कासन होना और उसके बदले में भारतीयों को कुछ नहीं मिलना, यही सब कारण था भारत में अकाल पड़ने का भी। उसके बाद कहता है, सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश भारत के प्रति वफादार थे। ब्रिटिश भारत के प्रति क्या थे? वफादार थे सर सैयद अहमद खां। और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। मतलब सर सैयद अहमद खां का कहना था कि अगर ब्रिटिश यहां भारत में रहता है, ब्रिटिश जब भारत में रहेगा तो जो है कह सकते हैं कि मुसलमानों का हित होगा, मुसलमान सुरक्षित रहेंगे। ये कहना था किनका? ये कहना था आपका सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, बिल्कुल वो उनका पक्षधर था, उनके विचारों से सहमत था। इसका नाम था आपका सर सैयद अहमद खां। जिसका क्या नाम था? सर सैयद अहमद खां। और ये ब्रिटिश के विचार से, उनके बात से सहमत थे। ठीक है, चलिए आगे है। कहता है, मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में मानते थे, अतः वे दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादाभाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज भारत के दिन प्रतिदिन लूटने में लगा हुआ है। यह राज कहा क्या? दादाभाई नौरोजी का कहना था कि यह जो है भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा हुआ है और भारत से धन निष्कासन हो रहा है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत आपको दिया है दादाभाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। चलिए हो गया यहां तक। जिसके कारण भारत निर्धन देश बना जा रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। ड्रेन थ्योरी किसका देन है? तो दादाभाई नौरोजी का देन है। ड्रेन थ्योरी दी दादाभाई नौरोजी 1825 से इसका जो जन्म हुआ था 1825 में, मृत्यु हुआ 1917 में। 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। तो दादाभाई नौरोजी ने एक संस्था बनाया था 1865 में।
दादा भाई नौरोजी द्वारा एक संस्था बनाया गया 1865 में, जिस संस्था का नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी जो कब बनाया गया 1865 में, जिसका कार्य भारत के जो लोग दुख दर्द झेल रहे थे उसका प्रचार करना, उसको और लोगों तक पहुंचाना काम था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी 1800 क्या कहते हैं 92 में लिबरल पार्टी से इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहां पर। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक, आवाज आवाज ठीक है, बताइएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति यानी कि संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नांकित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, या भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अगला इसका ऑप्शन ए 1 2 और अगला ऑप्शन देखिए आपका, अगला ऑप्शन है आपका 2 3 या 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, 1 और 2। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन में कह रहा है यहां पर कि औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों यानी होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई जाने वाली पूंजी और पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत में दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। अतः
विकल्प बी अभिष्ट सही है, आपका विकल्प बी क्या है, सही है। चलिए शब्द इंपीरियल प्रोफरेंस प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल शब्द का प्रयोग कहां किया जाता था आपको बताना है। इंपीरियल इंपीरियल भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी जाने वाली विशेष रियासतों के लिए या ब्रिटिश नागरिकों द्वारा दिए किए जाने वाले प्रजातीय भेदभाव के लिए या ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए या भारतीय रियासतों के राज्यों राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को दी जा रही तरहीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। अगला है क्वेश्चन आपका, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या है वहां नहीं देखे थे, ऐसे में क्या मास्टर बनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के, हमको ऐड करिए ना। अरे क्या कर रहे हैं, सॉरी राइट। अगर हमको मुझे पढ़ाने नहीं है, अरे लाइव है यार, कुछ भी समझ रहे हो यार। एकदम चल जमीन लोग कौन सा चैनल चलाएगा, समझ लेता है पढ़ाइए ना नीचे से। चलिए ले लीजिए ना, लिंक भेज देते हैं। अरे क्या आप लोग की समझ में नहीं आता है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दे रहे हैं। के बच्चों है जो कि अरे रुकिए नो, काहे उतना घबरा रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक महीना में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग पुनः क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। ब्रिटिश जो था उसके शासन काल के दौरान उद्योग का विकास नहीं होने का रीजन बताना है आपको। ब्रिटिश शासन काल के दौरान उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ, उद्योगों का विकास नहीं होने का रीजन क्या था। भारी उद्योग का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या अधिक वर्ग द्वारा धनिक वर्ग द्वारा। पहले लाइन में हम पढ़े थे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था, उद्योगों का कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। अगला देखिए, सुनिए
चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा था इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये कई बार विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, या इनका विभिन्न प्रकार से नाम था, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी। हम जब इसका थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां हमें पता लगा था कि इन अस्थाई बंदोबस्त जो कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था, ये विभिन्न क्या कह सकते हैं, विभिन्न एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया और काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक ना। अगर इसको आप बढ़िया से एक बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले एक मिनट सर, रुकिए ना, एक क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। 9 नंबर का एक बार समझाइए सर। अरे लाइव में यार, अरे सर 9 नंबर का समझाइए ना, हमको समझ में नहीं आया। अरे लाइव में हटिए ना, पागल बकले। एक मिनट जाने दीजिए, रहने दीजिए उसको। अरे यार, कुछ ऐसे नटखट लोग हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त को कितने नामों से जाना जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त देखिए, अस्थायी बंदोबस्त तो मुख्य नाम हो गया उसका, जिसे 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लाया गया था, जिसका नाम क्या था, मुख्य नाम इसका था अस्थायी बंदोबस्त। और इसके और भी नाम से पुकारा जाने वाला बात जो नाम था, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी, इन सभी नामों को आपको याद रखना है। इसके कितने और नाम हैं? तो 4 अन्य नाम हैं, जिसका क्या क्या नाम है, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि संपूर्ण भारत, मतलब यहां पर ध्यान देना है, इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत क्षेत्र, मतलब जितना पर ब्रिटिश का आधिपत्य था उसका 19% हिस्सा पर यह चीजें लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है कि किनके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? तो अस्थायी बंदोबस्त से कई बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आता ही रहता है। तो यहां पर है किसके शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो किसके शासन काल में? देखिए, हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली या सर जॉन शोर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका नाम है क्या? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया, जिनका और 4 नाम क्या था? अस्थायी बंदोबस्त का और 4 नाम क्या था? मालगुजारी, बिस्वेदारी, है ना। और इसके अंतर्गत 4 नाम इनके और थे। मालगुजारी क्या क्या नाम था? देखिए, मालगुजारी यहां पर नाम था इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी। तो 4 और नाम था इनका। ये लाया गया था, कब लाया गया था? ये देखिए 1793 में। और लाया कौन था? तो इसको लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। कितना बार ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है? उत्तराखंड पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस,
तो देखिए कितना बार रिपीट होता है, हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। इसी से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पता लगता है कि कितना ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अस्थाई बंदोबस्त किससे, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? किसानों से, जमींदारों से, या व्यापारियों से, या मजदूरों से? तो अस्थाई बंदोबस्त किसानों से नहीं किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमींदारों से। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? तो जमींदारों से। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? जमींदारों से। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? फिर से वही बात को क्वेश्चन कहा गया, जमींदारों से किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? तो जमींदारों से। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, बहुत सारे लोग गलती करेंगे कि किसानों को, किसान टिक लगा देंगे, लेकिन आप दिमाग में सेट कर लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त को 4 और अन्य नाम से जाना जाता था। इस्तमरारी, मालगुजारी, विश्वेदारी, है ना। और इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया। और इसमें जो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, किसके साथ किया गया था, वहां पर आपका आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया? 1793। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी है, ए बी सी तीनों कथन सही है। तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक शक्ति बनाना, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक शक्ति बनाना, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का अधिपत्य मानना, और न्यायिक पद्धति को अधिक कुशल बनाना। और तो एक इसका ऑप्शन नंबर तीनों सही है, और ए बी सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए ध्यान से। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? कहता है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त को क्या बोलते हैं? जमींदारी व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान सहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थलों के कारण भी विधिक विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है कि अभिष्ट विकल्प डी सही होगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, क्या था कारण? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, और यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, और खेतीहर की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। कब किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी, प्राप्त थी,
को अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उनका 1/11वां हिस्सा अपने अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था। जमींदार क्या करता था? काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर था। जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामले में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी के रेंट अधिनियम रेंट एक्ट पारित होने के कारण 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, बताइएगा तो। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का निर्णय करना। तो चलिए इसके देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? कहता है लॉर्ड कार्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी। कब लागू की गई? 1790 ईस्वी में, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। भू राजस्व के लिए एक निश्चित राशि तय करना था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 13 नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें क्या पूर्ति करना है बताइए? कि देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया। क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 1885। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए और 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो यहां पर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। 2 और 3। 2 में कहता है आपका अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित। तो रैयतवारी व्यवस्था इसमें कौन लाया था? तो रैयतवारी व्यवस्था जो लाया था उसका नाम था थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। आपको पूछा जाएगा रैयतवारी व्यवस्था कौन लाया था? थॉमस मुनरो और रीड, अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा क्या लाया गया था? रैयतवारी व्यवस्था लाया गया था। चलिए रैयतवारी व्यवस्था को पढ़ते हैं। रैयतवारी व्यवस्था में क्या था? रैयतवारी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था लागू की। थॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया था। तो थॉमस मुनरो ने क्या किया था? रैयतवारी व्यवस्था को कुछ क्षेत्र में लागू किया था, मतलब पूरे क्षेत्र में नहीं, कुछ क्षेत्र में
थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को कुछ क्षेत्र में केवल लागू किया था, कुछ ही क्षेत्र में, ठीक है। थॉमस मुनरो ने कुछ ही क्षेत्र में इसको लागू किया था और उसके बाद जो है 1820 ईस्वी मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एलिफिंटस ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल, देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो लागू था वो कितना परसेंट क्षेत्र पर था, मात्र 19% क्षेत्र पर था। कितना परसेंट? 19%। लेकिन यह जो व्यवस्था लागू हुआ वह ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू हुआ। कितना परसेंट? 51% क्षेत्र पर। मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से यानी पूर्ववर्ती बंगाल, असम तथा कुर्ण में यह व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्डस्टीन द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। इस व्यवस्था में क्या किए गए? सुधार किए गए। अगला देखिए, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली, अस्थायी बंदोबस्त का था भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू किया गया। तो देखिए पहले बंगाल में शुरू किया गया कौन चीज? अस्थायी बंदोबस्त। आपको पता है अस्थायी बंदोबस्त कहां कहां शुरू किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल, अस्थायी बंदोबस्त कहां था आपका? बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, है ना, बिहार में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी। आपको पता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी कहां? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कौन चीज लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है कहां से आपकी? आपको मद्रास से, ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? मद्रास से। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। थॉमस मुनरो का संबंध किससे है? किस महलवाड़ी से या रैयतवाड़ी से या अस्थायी बंदोबस्त से? तो थॉमस मुनरो का संबंध है, आप जानते हैं अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, इन दोनों का संबंध है महलवाड़ी रैयतवाड़ी से। किससे संबंध है? रैयतवाड़ी से। और अस्थायी बंदोबस्त का संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अस्थायी बंदोबस्त को और 4 अन्य नामों से भी जाना जाता है, इस्तमरारी, महलवाड़ी, है ना, इस्तमरारी और विश्वेदारी, इस तरीके से 4 नाम और हैं, 3 नाम और हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब 16, 17 अब हम देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहता है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। प्रचलित था तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही होगा। पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था संग्रह प्रचलित था। मतलब ये प्रचलित था कहां कहां, इस जगह का नाम आपको बताना है। ये प्रचलित था आपको पश्चिम भारत में। ये कहां कहां प्रचलित था? पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में। कहां कहां प्रचलित था आपका? तो ये था आपका पश्चिम भारत और दक्षिण भारत, ये दोनों जगह प्रचलित था। कौन व्यवस्था? रैयतवाड़ी पश्चिम और दक्षिण भारत में प्रचलित था। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो थॉमस मुनरो का संबंध है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। थॉमस मुनरो का संबंध है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था से। थॉमस मुनरो का संबंध है आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था से। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था?
तो अंग्रेज जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या बंबई प्रेसिडेंसी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपको लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों जगह लागू किया, लेकिन हाँ, लेकिन पूछेगा पहले कहां लागू किया गया था, तो पहले लागू किया गया था आपका मद्रास में, और उसके बाद इसको बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। पहले लागू किया गया था, लेकिन जब पूछेगा अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात आएगा तो अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहां, तो ये देखिए बिहार में लागू किया गया, ओडिशा में लागू किया गया, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में लागू किया गया, वेस्ट बंगाल में लागू किया, बंगाल में लागू किया गया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में भी लागू किया गया था। इन चारों जगह पर अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर है आपका, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, देखिए तो अंग्रेज जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेज जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लाया था सबसे पहले, तो आपको याद रखना है मद्रास प्रेसिडेंसी में, और उसके बाद लाया फिर बंबई में। अंग्रेज सबसे पहले रैयतवाड़ी कहां लाया, मद्रास में, उसके बाद लाया कहां पर, मुंबई में। चलिए 21 क्वेश्चन हो, 21 नंबर हो गया हमारा। 22 नंबर को देखिए, 22 नंबर में है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, या कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। और ऑप्शन नंबर सी है इसका 1 2 3, कहता है किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। अस्थाई रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। उसके बाद सरकार रैयत को पट्टे देती थी, और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, मतलब टैक्स लगाने के पूर्व। तो इन तीनों कथन ये आपका सही है। चलिए अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन है आपका कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। कहता है दक्षिण भारत में और उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत बिहार स्टेट का जो एग्जाम हुआ 9-10 का पेपर 1 जो होता है, उसमें एसएसटी में ये क्वेश्चन आया था 2025 में कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था उसके तहत जमीन का मालिक कौन होता था। तो उसके तहत जो है किसान जो है खुद अपना जमीन का मालिक होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर। कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसान को अपनी जमीन का मालिकाना हक, खुद को उसका मालिकाना हक मिलता था, जो सीधे सरकार को कर देती थी। मतलब इसमें सीधे सरकार को टैक्स देना होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर में देखिए कहता है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक, तो बताइए कौन प्रथा के तहत भूमि जो किसान जो है भूमि का मालिक होता था, बताइए। तो आप बताइए, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान जो होता था भूमि का स्वयं मालिक होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान जो होता था स्वयं भूमि का मालिक होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पहले इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर के नीचे
दो कथन दिए गए हैं। नीचे कितने कथन है? दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो नीचे जो कथन दिया गया है, कथन ए और कारण आर, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ठीक कह रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी और कारण दिया गया, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका आंसर क्या क्या है? हाँ, इसमें कहता है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ये बात तो सही है कि भारत में जो है ना अलग अलग ब्रिटिश भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था थी, है ना, और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे अच्छा, भारत के किसानों में क्या हुआ? अलग अलग वर्ग भी बन गया। बात सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, बढ़िया समझिए इसको। देखिए क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी पद्धति। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। कितना परसेंट? लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इसके 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्सा पर था। मद्रास, मुंबई और कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू था। और महालवाड़ी पद्धति लगभग 30% पर। देखिए याद रखिए इसको आप लोग, रैयतवाड़ी पूछा जाएगा तो रैयतवाड़ी था 51% क्षेत्र पर लागू था, 51% पर। और आपको अस्थाई बंदोबस्त कितना परसेंट पर था? 19% पर लागू था। 19 मतलब ब्रिटिश भारत का जितना भी क्षेत्र था उसके कुल क्षेत्र का 19% पर लागू था। कौन चीज? अस्थाई बंदोबस्त। और आपको आप यहाँ पर रैयतवाड़ी जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% पर। और आपको ये महालवाड़ी जो है ना, महालवाड़ी कितना परसेंट पर? 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर आपको महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। महालवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्सा संयुक्त प्रांत, कहां कहां लागू था? ये संयुक्त प्रांत में लागू था, मध्य प्रांत तथा पंजाब कुछ परिवर्तनों के स्थान में लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसान में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः कथन और कारण दोनों सही है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया। कब किया गया? 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में पारित किया गया, 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1839 ईस्वी में। असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1839 में। कहता है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। नजीरा ये जगह नाम है, नजीरा, नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी, इसका नाम था क्या? द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, चाय की कंपनी है द असम कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब? 27।
27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, जजमानी व्यवस्था, 12 बलूट व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही यहां पर, यानी कि ए का हो जाएगा 1, बी का 3 और सी का 4 और डी का 2। तो ए का 1 किधर है, ए का 1 हो जाएगा और आपका बी का 3 हो जाएगा और आपका सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जजमानी व्यवस्था जो था उत्तर भारत में लागू था, 12 बलूट व्यवस्था आपको लागू था महाराष्ट्र में, और मिरासी व्यवस्था लागू था आपका तमिलनाडु में, और अडाडे व्यवस्था लागू था आपका कर्नाटक में। ठीक है, ये तो पढ़ ही लिए इसका एक्सप्लेनेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सैन्य बल पर कितना खर्चा होता था बताइएगा, तो 40%। सैन्य बल पर कितना खर्चा होता था, 40% खर्च होता था। यद्यपि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन में डाउट होता है आंसर में। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। तो ऑप्शन नंबर, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, ये बात सही है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और यहां पर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिक अधिक गरीब बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या था कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां देखिए, धन के बहिर्गमन या अफवाह की राष्ट्रीय परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को उसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिफल नहीं होता था। अफवाह सिद्धांत के तहत किसी प्रतिफल निर्यात पर बल दिया गया। दादाभाई नौरोजी ने बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर पादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑल द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर में है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का, ये तो दादाभाई नौरोजी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 31 में है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने दिया। अंग्रेजों के शासन काल में भारत को आर्थिक दोहन का सिद्धांत, तो ये आपका हो गया दादाभाई नौरोजी होगा आपका। ये कौन हो जाएगा आपका, दादाभाई नौरोजी हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही चुनना है आपको। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार समतुल्य अनुकूल था, या आर है धन का निष्कासन का व्यापक प्रतिफल निर्यात था। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कितना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है इसका।
कहता है बहिर्गमन अथवा निष्कासन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार समतुल्य अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं, बल्कि भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक विकास ने अप्रतिफल निर्यात का स्वरूप धारण कर लिया और वर्ष 1914 ईस्वी में के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक और ऊपरी साधनों में लगाए गए, जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना एवं वित्तीय संस्थाओं, बैंक, बीमा एवं वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योगों के अनुपूरक थे और इनमें भारतीय उद्योगों को विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादाभाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का एविल ऑफ ऑल एविल्स की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया था। स्पष्ट है कि दोनों सही है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत में औपनिवेशिक वाद के आर्थिक आलोचक थे? तो औपनिवेशिक वाद के आर्थिक आलोचक कौन थे बताइए। तो आपका हो जाएगा दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर या आर.सी. दत्त। तो ऑप्शन नंबर डी तीनों था इसका। निम्नलिखित में से कौन भारत में औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? मतलब विरोध करते थे, मतलब अंग्रेजों का इस मैटर में जो है ना विरोध करते थे कि मतलब अंग्रेज जो है भारत को लूटना चाह रहे हैं, अंग्रेज जो है भारत को इस तरीके से यहाँ से धन निष्कासन कर रहे हैं, इसका विरोध करते थे। ये सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, दादाभाई नौरोजी और सी आर दत्त भी थे। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, 1870 से 1905 ईस्वी के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वे थे दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर और द हिंदू समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा औपनिवेशवाद ही है। कहता है भारत का विकास जो नहीं हो रहा है, इसमें अंग्रेज ही है मुख्य कारण विकास नहीं होने देने का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेनेज थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो ये आपका सर सैयद अहमद खां था, जो कि सर सैयद अहमद खां का कहना था कि अगर भारत में अंग्रेज है ना, तो मुसलमान सुरक्षित है। मतलब इस सिद्धांत को मतलब दादाभाई नौरोजी ये कहते थे कि अंग्रेज जो है भारत से सारा धन निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो है सर सैयद अहमद खां जी का कहना था कि भारत में अगर अंग्रेज है तो मुसलमान सुरक्षित है, मुसलमानों को फायदा है इस बात से। अच्छा, ब्लर हो रहा है क्या? एक मिनट, अब नहीं होगा शायद। चलिए
ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन था, डी, सर सैयद अहमद खां था, जो कि दादाभाई नौरोजी के विचार के समर्थक नहीं थे, उनका समर्थन ये नहीं करते थे, ये जो सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे, अतः वे दादाभाई नौरोजी के उत्सारण यानी सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। कहने का मतलब इसका विरोधी था। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। आप ये बात तो पता है कि आप ये दादाभाई नौरोजी लिखा है, लेकिन ये किस वर्ष प्रकाशित हुई आपको ये बात बताना पड़ता है, तो आप इस बात को बताइए। तो इस बात को आपको बताना है कि 1901 में लिखा गया है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया इन इंडिया, ये काफी पॉपुलर बुक है और इनको कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल ही याद कर लीजिए। और ये कब लिखा गया था, 1901 में, 1901 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादाभाई नौरोजी थे। यह पुस्तक 1901 में लंदन के एक सचंद्र प्रकाशक द्वारा सोनेचेसन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, तो ये दादाभाई नौरोजी लिखा था। ठीक है, कहता है दादाभाई नौरोजी 1825 में इसका जन्म हुआ और 1917 में इनकी मृत्यु होती है। 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। ये लंदन इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था, लंदन इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका कार्यभार दुख दर्द का प्रचार करना, दुख मतलब लोगों के दुख दर्द का इस संस्था का काम था कि लोग जो दुख दर्द में है ना, हमें उसे बताना है, हमें उसका प्रचार करना है, इसका संस्था का ये काम था। ठीक है, 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। चलिए तो देखते हैं इसका फेस आना चाहिए बढ़िया, सामने से बनेगा, सामने से खड़ा कैमरा दे, खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, हाई लेवल में होना चाहिए मोबाइल। चलिए तो हमारा ये 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 35 नंबर भी हो गया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस दल पे के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो ये थे उदारवादी दल, उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी है, तो यह है आपका दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखले करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादाभाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुधौतीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है,
दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन की उन्होंने इस बात को अभिव्यक्ति किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये बात सही है, ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये बात सही है। दूसरी बात, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। इस बात पे तो डाउट है, 40 नंबर क्वेश्चन में इस बात पे डाउट है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, बाकी चीज उन्होंने नहीं कहा था, बाकी चीज उन्होंने नहीं कहा था, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको और क्लियर होगा। चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। कहता है दादाभाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रति वर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दिया। क्या दिया उन्होंने? एक ड्रेन थ्योरी दिया, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दिया। किसने? दादाभाई नौरोजी ने, ठीक ना। किसने दिया? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दिया। किसने? दादाभाई नौरोजी ने। चलिए लाइव खत्म है ना, लाइव खत्म है तब नहीं सकता। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में किसने यह विचार किया, किसने यह विचार किया चलिए 41 नंबर कहता है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कहता है यह किसने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था आर्थिक नीति क्या है? घिनौनी है। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सुक्त काटने वाले तो लंकाशायर में रहता है और तंतु वह बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य कातने वालों बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब इस देश में सूती कपड़े की माने मांगे बढ़ाई गई, मांगे बढ़ाई गई। 42 नंबर कितना क्वेश्चन है इसमें? आपका क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। अभी क्वेश्चन जो है ना इसमें 47, मात्र 45 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 45 क्वेश्चन है मात्र। अब हमारा एक क्लास लगभग खत्म होने वाला है। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं 42 नंबर को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? कहता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत आपको माना जाता है आर्थर कॉटन को, सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, मतलब इंजीनियर थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? औरंग, बेनियान और इसको मिलान करना। इसके एक्सप्लेनेशन को ही देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन सही था। चलिए इनको पढ़ लेते एक्सप्लेनेशन को। कहता है औरंग फारसी का शब्द है। औरंग क्या है? फारसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। औरंग फारसी का शब्द, इसका अर्थ गोदाम होता है। उसके बाद यहां पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। अर्धातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं, वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। बेनियान यानी कि बनिया,
पारंपरिक वाणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। और मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है और रैयतवाड़ी प्रणालियों में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया है। अतः ऑप्शन बी जो है इसका सही है। चलिए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, काफी लंबा एक्सप्लेनेशन है। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी और अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ कई लगान नीति के कारण किसान को अब नकद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए सही। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। और उसके बाद कहता है भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना और कहता है भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी कर लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत के कच्चे माल का निर्यात और रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधा देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। और इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। ठीक ना? तो आज का हमारा यह सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग पूरा सेशन देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो दोबारा से देखिएगा और निश्चित रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो पूरा जरूर देख लीजिएगा। और हमारा सेशन अब कल से रात के 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा। ठीक है, कल से हमारा सेशन रात के 9 बजे से 11 बजे तक। और इसी चैनल पर हम लोग 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक सुबह में 8 बजे से लेकर सुबह में 11 बजे तक लाइव क्यूज करते हैं। तो आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, कोई भी है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से और काफी सारे लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।